नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और आज का जो हमारा एजुकेशनल वीडियो होने वाला है, वो होने वाला है आर्कीबैक्टीरिया के ऊपर। तो ये जो टॉपिक है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कभी भी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको अलग-अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने को मिलता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव। तो अब सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से हो जाती है कि भाई सूक्ष्म जीव क्या होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में बोलने वाला हूँ, तो दोनों लैंग्वेज के जो स्टूडेंट है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, तो दोनों के लिए ये वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा है कि मैंने काफी चीजें सारी इंग्लिश में लिखी हुई है, पर मैं जब बोलूंगा इन चीजों के बारे में तो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए आप चाहें तो एक पेन और कॉपी लेकर के भी बैठ सकते हैं, जिससे कि आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स भी तैयार हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है या सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो सूक्ष्म जीव जैसे कि अपने नाम में ही दिख रहा है हमको कि सूक्ष्म या माइक्रो, तो मतलब कि ये इतने छोटे होते हैं कि हमको नॉर्मल आइज से देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब कि हम अपनी नॉर्मल आंखों से अगर उसको देखना चाहेंगे तो वो हमको नहीं दिखेंगे। बाकी वो फैले हर जगह पे रहते हैं, पूरे एनवायरमेंट में फैले हुए रहते हैं, पूरे पर्यावरण में फैले हुए रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें काय की आवश्यकता होती है? हमें आवश्यकता होती है माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है? जो सूक्ष्मदर्शी जो रहता है, वो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट पार्टिकल जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको बड़ा करके हमको दिखा देता है, जिससे कि हमको मालूम पड़ता है कि ये जो जीव है ये किस तरीके का दिखाई पड़ता है। अब जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आर्कीबैक्टीरिया के बारे में होने वाला है। तो आपने बैक्टीरिया के बारे में तो नॉर्मली सुना होगा, बैक्टीरिया जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। तो बैक्टीरिया का और भी नाम, एक और नाम क्या है? यू बैक्टीरिया। तो हम नॉर्मली बैक्टीरिया के बारे में तो स्टडी करते हैं, पर आज का जो टॉपिक है ये है आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। अब आर्कीबैक्टीरिया, भाई बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया जो है, इनमें क्या डिफरेंस है? नाम तो बैक्टीरिया ही आ रहा है। जी हाँ। तो ये जो कंफ्यूजन काफी स्टूडेंट्स को रहता है कि भाई या आर्कीबैक्टीरिया या बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, जब दोनों को ही हम बैक्टीरिया बोल रहे हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये बहुत ही प्राचीन जीवाणु है। प्राचीन जीवाणु से मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी मान्यता भी है कि जब धरती की उत्पत्ति हुई थी तो जो सबसे पहला जो जीव आया था वो आर्कीबैक्टीरिया ही था। अब आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया या नॉर्मल बैक्टीरिया जो रहता है वो आर्कीबैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है? तो नॉर्मल बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आर्कीबैक्टीरिया होता है ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकता है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ये रह सकता है। अब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है? तो देखिए, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब ये हो रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा गर्म तापमान वाले क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है, या कुछ जो बहुत ज्यादा एसिडिक क्षेत्र जो रहते हैं तो वहां पर भी हमको देखने को मिल जाता है, अम्लीय वातावरण में भी देखने को मिल जाता है। गर्म, बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा अम्लीय वातावरण में भी हमको देखने को मिल जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आर्कीबैक्टीरिया के बारे में आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि आर्कीबैक्टीरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मतलब कि सूक्ष्म जीव है। इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। उसके बाद में ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड आल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल, मतलब कि बैक्टीरिया का बहुत ही पुराना समूह है जिसको हम फॉसिल या जीवाश्म के तौर पे भी मानते हैं या बोलते हैं कि ये एक जीवित जीवाश्म है, लिविंग फॉसिल। उसके बाद में हम बात करें कि सेल वॉल मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति काय की बनी हुई रहती है? जैसे कि ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है कि इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो उसके जो बाहर जो भित्ति रहती है, कोशिका भित्ति, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, तो ये सेल वॉल काय की बनी हुई रहती है? ये बनी हुई रहती है पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। और जो यू बैक्टीरिया रहता है, यू बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो काय की बनी हुई होती है?
यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोन की। तो आपको पहला डिफरेंस तो यही दिख जाएगा कि जो आपका आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो रहती है, बाहरी जो भित्ति रहती है, ये काय की बनी हुई रहती है, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की, जबकि जो नॉर्मल बैक्टीरिया रहता है उसकी कोशिका भित्ति काय की बनी हुई रहती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका कला, जो सेकंड वाली जो मेम्ब्रेन है कोशिका भित्ति के अंदर की ओर कौन सी मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, कोशिका कला, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, हमको लिपिड की बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिलती है। एक अपने को श्रृंखला देखने को मिलती है लिपिड की, ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड, मतलब कि एक लिपिड की बहुत सारी श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। और ये लिपिड की जो श्रृंखला रहती है यही क्या हेल्प करती है, लिपिड की जो श्रृंखला रहती है यही इसको हेल्प करती है कि ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में रह सके, मतलब कि ऐसे वातावरण में रह सके जहां पे नॉर्मली साधारण जो बैक्टीरिया है उसको रहने में मुश्किल आती है। तो लिपिड की जो बहुत सारी शाखित श्रृंखलाएं हैं, यह अपन कह सकते हैं कि ब्रांच चेन है, वो इसको मदद करती है कि ये अलग अलग जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन, चाहे बहुत ज्यादा गर्म कंडीशन हो, चाहे बहुत ज्यादा जो एसिडिक कंडीशन, एसिडिक मतलब कि अम्लीय वातावरण हो, वहां पर भी ये जीवित रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया उसके वास स्थान के आधार पर हमने जो है डिवाइड कर दिया कि भाई उसके हैबिटेट और उसके नेचर के, मतलब कि उसके स्वभाव और उसके वास स्थान के आधार पे इसको 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। तो इसका जो पहला प्रकार है वो है आपका मीथेनोजन। अब मीथेनोजन नामक जो बैक्टीरिया रहते हैं, ये कैसे बैक्टीरिया रहते हैं, अनाक्सी बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, कि ये क्या करते हैं कि ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इसका नाम ही क्या है, मीथेनोजन, मतलब कि ये क्या बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मीथेन की उत्पत्ति कर रहे हैं। अब मीथेन की उत्पत्ति कर रहे हैं, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। अब मीथेन की उत्पत्ति कर रहे हैं तो ये कैसे उत्पत्ति कर रहे हैं कि ये तो अनाक्सी जीवाणु रहते हैं, मतलब कि अनाक्सी मतलब कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये मीथेन बनाते हैं, काय से, कार्बन डाइऑक्साइड, या तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के मीथेन बना लेंगे या फ्यूमरिक एसिड को लेकर के मीथेन का निर्माण कर लेंगे। एनाक्सी कंडीशन मतलब कि जब ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये मीथेन का निर्माण करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो मीथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं र्यूमेन ऑफ एनिमल। अब र्यूमन क्या होता है, र्यूमन मतलब कि जो आपके जो र्यूमिनेंट एनिमल मतलब कि जो कैटिल है, कैटिल क्या होते हैं, मतलब कि जैसे कि आपकी जो गाय है, आपके जो गाय बैल, आपके भैंस वगैरह है, तो इनके जो स्टोमक रहते हैं उसमें हमको क्या देखने को मिल जाते हैं, ये मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया देखने को मिल जाते हैं, और ये मीथेन का निर्माण करते हैं। और ये हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, मार्शलैंड, मतलब कि ये दलदली क्षेत्र में भी हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रकार का जो बैक्टीरिया है, मतलब कि आर्की बैक्टीरिया के ही अलग अलग प्रकार बात कर रहे हैं हम, तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो 3 प्रकार के कंडीशंस में रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, अपन ने कह दिया कि आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के कैसे हो रहे हैं, ये 3 प्रकार के ऐसे हमने इनको विभाजित किया है कि ये किस किस कंडीशन में रह रहे हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको हमने विभाजित कर दिया। तो पहला तो हमने मीथेनोजन कह दिया, दूसरा है वो कौन सा है, हेलोफिल्स। अब हेलोफिल्स, तो हेलोफिल्स का मतलब क्या है कि ये हेलोफिल्स जो बैक्टीरिया रहते हैं, ये क्या करते हैं कि इनको जहां पे नमक की मात्रा ज्यादा रहती है वहां पर रहना पसंद करते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो अपने जो समुद्र वगैरह है उसके आसपास जो है ये ज्यादा अपने को देखने को मिलते हैं, तो इनको अपन सॉल्ट लविंग भी कहते हैं, मतलब कि ये जो है जो सॉल्टी वाटर है उसके आसपास अपने को ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा
होता है। उसके बाद में जहाँ नमक की सांद्रता अधिक होती है, मतलब कि नमक की सांद्रता जहाँ ज्यादा होती है वहां अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद में ये जो बैक्टीरिया रहते हैं, इनको ये क्या करते हैं, अगर ये मान लीजिए कि इनमें डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो ये सूरज की जब रोशनी पड़ेगी तो ये अपने ऊपर क्या करेंगे कि इन, जैसे कि लिखा है व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट दे फॉर्म पिगमेंट मेम्ब्रेन। तो ये क्या करेंगे कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, जब इनके ऊपर ज्यादा हेवी सनलाइट पड़ती है तो ये अपने ऊपर एक आवरण बना लेते हैं और उससे क्या बनाते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी क्या होती है, एक प्रकार से एनर्जी होती है जो कि क्या काम करती है, अपनी उपापचयी क्रियाएं करवाती है, मतलब कि एनर्जी बनाती है। तो एनर्जी इसमें बनती है एटीपी के फॉर्म में और ये अपनी जो दैनिक क्रिया है उसको कंप्लीट करता है। तो ये हेलोफिल्स के बारे में अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये नमक की अधिक सांद्रता जहाँ रहती है वहां हमको देखने को मिलती है और ये क्या करते हैं कि ये सूरज से जो प्रकाश आता है उससे क्या करते हैं कि एक पिगमेंट बना लेते हैं और वो पिगमेंट जो रहता है वो एटीपी का निर्माण करता है और जो एटीपी बनती है उससे ये इसकी दैनिक क्रियाएं करवाता है। उसके बाद में तीसरे प्रकार का जो आर्कीबैक्टीरिया है वो है थर्मो एसिडोफिल्स। अब थर्मो एसिडोफिल्स का मतलब ये रहता है कि ये अपने को कहाँ देखने को मिलता है, थर्मो एसिडोफिल्स ये बैक्टीरिया जो रहते हैं ये अत्यधिक गर्म गंधक युक्त जो झरने रहते हैं वहां देखने को मिलते हैं। हॉट सल्फर स्प्रिंग इंग्लिश में कहते हैं इसको, हॉट सल्फर स्प्रिंग वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, मतलब कि जो इसको हिंदी में कहते हैं अपन अत्यधिक गर्म गंधक युक्त झरनों में हमको देखने को मिलते हैं, मतलब कि जहां पे गंधक होता है, गंधक मतलब कि सल्फर होता है, सल्फर हॉट सल्फर स्प्रिंग पे देखने को मिलते हैं जहां का टेम्परेचर जो है वो लगभग 80 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो वहां हमको ये देखने को मिलते हैं और अंडर एरोबिक कंडीशन मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ऑक्सीकरण करा देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो वहां फिर सल्फर को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देते हैं और एनेरोबिक कंडीशन में मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या करते हैं कि इस सल्फर को रिड्यूस करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड में। तो ये इस तरीके से जो जो कार्य करते हैं ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। तो होता तो बैक्टीरिया ही है, होता तो आर्कीबैक्टीरिया ही है, पर उसने उसके वास स्थान के और उसकी जो कंडीशन है कि कुछ जो है कहाँ रहना पसंद कर रहे हैं, कि कुछ जो है बहुत ज्यादा, कुछ जो है मतलब दलदली इलाकों में या फिर जो है मीथेन को प्रोडक्शन कर रहे हैं जानवरों के, जैसे कि गाय भैंस के जो स्टोमक है वहां पर रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मीथेन बना रहे हैं, इसलिए उनको मीथेनोजेनिक के दी। हेलोफिल्स जो हैं, हेलोफिल्स जो हैं ये ज्यादातर जो नमकीन जो मतलब नमक युक्त पानी वाला जो इलाका है वहां पे पाए जाते हैं, उसके आसपास के एरिया में पाए जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं ये कि ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं कि जो सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो उसके अंदर एक पिगमेंट उसके ऊपर बना लेता है और वो पिगमेंट की सहायता से वो जो है एनर्जी का निर्माण करते हैं एटीपी के तौर पे, और वो एटीपी जो रहती है वो उसकी जो उपापचयी क्रिया रहती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है, उसको कंप्लीट कराता है। और थर्मो एसिडोफिल्स जो है ये जो गंधक युक्त जो झरने हैं वहां पर ये अपने को देखने को मिलते हैं, मतलब ये हाई टेम्परेचर में रहते हैं। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया है, ये नॉर्मल बैक्टीरिया हमको सब दूर देखने को मिल जाता है, पर आर्की बैक्टीरिया जो है वो विशेष स्थानों पे ही देखने को मिलता है जहां पे नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं रह पाता है। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, आप इस डायग्राम को बना करके और इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, तो आप चाहें तो अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड डाउन करके और जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे तो आपका एक तरीके से नोट्स भी तैयार हो जाएगा। और मैंने ट्राई किया है कि इजी लैंग्वेज में आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन कर सकूं और
आई होप कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो। तो इसी तरीके से मैं और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी करें। और आपको कोई सा ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर और वीडियो लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।